जय सिया राम साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लासों में साथियों हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को, दो स्थलों को हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत सारे स्थल हैं, कुछ मुख्य मुख्य स्थलों को आज जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, अंत्येष्टि संस्कार और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। ठीक, तो आज का पहला जो स्थल है साथियों, बाकी चीजें पिछली क्लासों में बताया हुआ है। पिछली क्लास को जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जो विद्यार्थी न देखे हों। बाकी आज उससे आगे कहानी चल रही है। ठीक, आज हम लोग पहला स्थल जो बात करने जा रहे हैं साथियों, वह है सूतका गेंडोर। यहां शुरू किया जाए, सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर, सूतका गेंडोर। सूतका गेंडोर साथियों पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। मैंने बताया था आप लोगों को, सूतका गेंडोर, सूतका को और बालाकोट, ये तीन स्थान पाकिस्तान में पड़ते हैं और पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान वाले राज्य में। और ये तीनों प्रांत साथियों आप लोगों ने मैप यदि देखा होगा तो यही मैं बना दे रहा हूं, यही बता दे रहा हूं। ये भारत का नक्शा है और इस प्रकार भारत का नक्शा होता है। तो जो ये वाला एरिया है, क्योंकि यहीं से पूरा पाकिस्तान है, ये वाला एरिया, ये इधर पूरा पाकिस्तान है, तो ये वाला एरिया दक्षिणी बलूचिस्तान, इसी एरिया को कहा जाता है। और यहीं पे लगभग थोड़े थोड़े दूरी पे ये सूतका गेंडोर और बालाकोट और सूतका को, तीनों शहर यहीं पे थे। ठीक, तो सूतका गेंडोर इसी कारण से साथियों पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी माना जाता है। और यह दास्क नदी के किनारे था, मैंने बताया था पिछली क्लासों में। ठीक, इसकी खोज साथियों, इसकी खोज जो की थी वह किया था स्टाइन महोदय ने। स्टाइन महोदय ने इसकी खोज कब की? तो इसकी खोज 1927 में की थी। स्टाइन महोदय ने इसकी खोज की। यहां से बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ ये इतना, जिस प्रकार लोथल बंदरगाह के लिए जाना जाता था, उसी प्रकार यह शहर भी बंदरगाह के लिए जाना जाता है। क्यों बंदरगाह के लिए? क्योंकि यहां पे देख रहे हैं ये नीचे अरब सागर है, ये पूरा एरिया अरब सागर वाला है। तो नीचे अरब सागर है, ऊपर ठीक अरब सागर के ऊपर ही है, तो इसलिए बंदरगाह वाले शहर है। और वो जो बालाकोट है वह भी बंदरगाह वाला शहर है। जैसे यार भारत का आज यहाँ से देखेंगे, गुजरात से लेकर केरल, कर्नाटका और पूरा यहाँ उड़ीसा तक जितने भी समुद्र तटवर्ती एरिया है सब बंदरगाह वाले हैं। तो जो उस समय भी समुद्र के किनारे वाले शहर थे, सब में बंदरगाह था। हम लोग लोथल चिल्लाते हैं, लेकिन लोथल ही नहीं, सूतका गेंडोर हुआ, बालाकोट हुआ, सब समुद्र के किनारे थे और सभी में लगभग बंदरगाह वाले एरिया थे। इसको इसलिए बसाया गया था साथियों क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ज्यादातर विस्तार यहाँ भारतीय वाले रेंज में था। जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इधर मेसोपोटामिया, क्योंकि यहाँ पड़ता है भाई, विश्व नक्शा में आप लोग देखते होंगे, मेसोपोटामिया सिंधु घाटी भारत से इधर वाले एरिया में पड़ता है, इधर पड़ता है। तो जब मेसोपोटामिया में व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो ये बीच वाला जो सूतका गेंडोर है, यह एक तरह से कहिए बफर जोन का काम करता था, या कहिए रुकने के लिए, आराम करने के लिए, व्यापार को सुगम बनाने के लिए इसको विकसित किया गया था, सूतका गेंडोर को। ठीक, यहां से साथियों जो चीजें मिली हैं वह तांबे के ब्लेड मिले हैं। क्या मिला है? तांबे के ब्लेड मिले हैं, तांबे के ब्लेड मिले हैं यहां से। और यहां से मिट्टी की कुछ चूड़ियां भी मिली हैं, मिट्टी की चूड़ियां भी मिली हैं। यहां से आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता, बस यही चीजें, कुछ मोटा चीज देखते चलिए, क्योंकि क्लास वैसे भी 1 घंटे की लगभग पिछली क्लास थी और आज 1 घंटे वाला लगभग होने वाले हैं, और 1 घंटे क्लास लगभग और होगी। तो पर्याप्त विस्तारीकरण मैंने किया हुआ है, विस्तार का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक, यहीं पे एक स्थान और था साथियों, सूतका को, क्या नाम है? सूतका
को, सूतका को, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है। इसकी खोज की थी डेल्स ने, इसकी खोज की थी डेल्स महोदय ने। सूतका को से आपको बस यही ध्यान देना है और विशेष कुछ नहीं ध्यान देना। तीसरा स्थान है यहाँ का बालाकोट, बालाकोट साथियों सीप उद्योग के लिए जाना जाता था, बालाकोट सीप उद्योग के लिए जाना था। और बालाकोट ऐसा स्थान है कि यहाँ साथियों जो भवन बने हैं वह कच्ची ईंटों के हैं, कच्ची ईंटों के भवन हैं। किसके हैं? कच्ची ईंटों के हैं। लेकिन जो नालियां बनी हैं, जो स्नान गृह बने हैं, जो शौचालय बने हैं, वो पक्की ईंटों के बने हैं बालाकोट में। अब इसकी भी खोज, बालाकोट की भी खोज इन्हीं महोदय ने किया था डेल्स महोदय ने। ये जो बालाकोट है, यहाँ पक्के कच्चे भवन मिल रहे हैं, और लेकिन नालियां स्नान गृह शौचालय पक्के ईंटों के मिल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगन को। कालीबंगन में भी साथियों जो घर थे वह कच्ची ईंटों के बने थे, जबकि वहाँ रोड भी पक्की ईंटों के मिले हुए हैं, पक्की रोडें मिली हुई हैं। वहाँ भी शौचालय हुआ, स्नान गृह हुआ और नालियां हुई, ये सब पक्की ईंटों की मिली है। ठीक, तो बालाकोट और कालीबंगन में थोड़ा समानता है, ये चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये तीसरा स्थान है। अब पंजाब वाले एरिया में जा रहे हैं हम लोग। ये तो कहाँ का एरिया था? ये दक्षिणी बलूचिस्तान वाला एरिया था। अब हम लोग देख रहे हैं पंजाब वाले एरिया को। ठीक, पंजाब, भारत के पंजाब वाले एरिया में यहाँ सबसे प्रमुख स्थान जो है वह रोपड़ है। सबसे प्रमुख स्थान यहाँ का रोपड़ है। रोपड़ साथियों बीबी लाल ने इसकी खोज की, बीबी लाल ने इसकी खोज की, बीबी लाल ने रोपड़ की खोज की। और यहां साथियों एक कब्रिस्तान मिला है जहां पे मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं, कुत्ते दफनाए गए हैं। कहां? रोपड़ में मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं। कहां पे? तो ये पंजाब में पड़ता है रोपड़, और मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए गए हैं। यह सतलज नदी के किनारे है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, सतलज नदी के किनारे स्थित यह शहर है। ठीक, अब यही पंजाब में ही एक स्थान और है, पंजाब में ही एक स्थान और है। कहां पे मैं लिखूं? ये तो पहला स्थान हो गया रोपड़। पंजाब में ही एक दूसरा स्थान है, चलिए यहां से मैं लिख दे रहा हूं। पंजाब में एक दूसरा स्थान है जिसका नाम है भगवानपुरा। यहां से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा, जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने लगी, तो पतन के जो प्रमाण मिलते हैं वह भगवानपुरा से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? भगवानपुरा से, पतन के प्रमाण। ठीक, भगवानपुरा से। ये भी पंजाब वाले एरिया में पड़ता है। पंजाब का ही एक एरिया और है जिसका नाम है कुड़ाद। यहां साथी कुड़ाल या कुड़ाद दोनों एक ही बात है, तो कुड़ाद या कुड़ाल कहिए। यहां से चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं। कहां से? कुड़ाद से चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं। मुकुट पाए गए, चांदी के 2 मुकुट पाए गए हैं। कहां से? कुड़ाद से। ठीक, अब एक साइड जो महत्वपूर्ण साइड है उसका नाम है कालीबंगन। क्या नाम है इसका? कालीबंगन। ये हम लोग इसको मैं मिटा दूं, तो यहां समझ लिया है आप लोगों ने, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब कालीबंगन को देखते हैं। ठीक, इसको भी मिटा दूं, यहां से लेते हैं। इसके बाद हम लोग अब राजस्थान की प्रमुख साइड है कालीबंगन, उसको देखेंगे। कालीबंगन साथियों एक ऐसा स्थल है जहां से खेती के प्रमाण मिलते हैं, जहां चना सरसों की खेती होती थी।
यहाँ सड़कें जो हैं वो पक्की मिलती हैं, लेकिन घर जो हैं वो कच्चे मिलते हैं। यहाँ की जो नालियाँ हैं वह नालियाँ भी पक्की ईंटों की मिलती हैं, लेकिन घर जो है कच्चे ईंटे के मिलते हैं, जिसको कि मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यह बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि घर जो है भवन जो है वो कच्चे ईंटे के कहाँ से मिलते हैं। ठीक, तो कच्चे ईंटों के काली बैंगन मिलते हैं। यहाँ जो नालियाँ बनती थी लकड़ी को कुरेद कर यहाँ नालियाँ बनाई गई, मतलब लकड़ी को छेदा करके भी नालियाँ यहाँ से बनाई गई हैं। ठीक, तो क्या है पहला कौन सा, इसको यार मिटा दूं, इसको भी यार नहीं मिटाने का बहुत बड़ा पता नहीं कैसा बोल रहे हैं, इस पे जल्दी मिटता ही नहीं। बहुत प्रयास करता हूं तब जाके मिटता है, मिटाने में साला। चलिए इसको देखेंगे। अब कौन सा स्थान है, कालीबंगन। ये कहाँ पड़ता है, तो पहली बात तो यह राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में कहाँ, एक हनुमानगढ़ जिला है वहीं पे यह पड़ता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। यहाँ क्या है, भवन जो है वो कच्ची ईंटों के बने हैं, ठीक, कच्ची ईंटों के बने हैं, कच्ची ईंटों के भवन बने हैं। और जो सड़कें जो हैं वो पक्की हैं, सड़कें पक्की हैं, नालियां भी पक्की हैं, ठीक, नालियां भी पक्की हैं, लकड़ी की भी नालियां यहां देखने को मिलती हैं। और यहां साथियों खेत जुताई के प्रमाण मिले हुए हैं, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। इस प्रकार खेत जुताई के प्रमाण मिले हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और उनकी एक विशेषता प्रमुख है, उस विशेषता को थोड़ा समझिएगा। इस प्रकार पूरब से पश्चिम जो हराइयां की गई हैं, मतलब ये हराई का मतलब है जब जुताई होता है ना तो उसे हराई कहा जाता है। तो जब हल से जोतते हैं तो हल को ही हराई कहा जाता है, जो जोतते हैं। तो यदि एक हराई ऐसे गई है तो एक हराई अगर यहाँ से गई है तो इनके जो बीच की दूरी है, पूरब से पश्चिम जो हराइयाँ गई हैं वह 30 सेमी की है, और उत्तर से दक्षिण जो हराइयाँ हैं वह 190 सेमी की है। पूरब से पश्चिम जो 30 सेमी की है, थोड़ा करीब हराइयाँ की गई हैं, उसमें चना बोया जाता था। और जो बड़ी हराइयाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण है, जो 190 सेमी की हैं, उसमें सरसों बोया जाता था। आज भी ऐसा प्रमाण साथियों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे कुछ जिलों में देखने को मिलता है। बिल्कुल यही सिस्टम, यही ये जो जोतने की व्यवस्था है, बिल्कुल यही व्यवस्था वहाँ राजस्थान में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के भी कई जगह देखने को यही सिस्टम मिलता है। ठीक, यहाँ का जो दुर्ग था साथियों, यहाँ का जो दुर्ग था उसकी एक विशेषता है, दुर्ग को बीच से दीवार मारा गया था। दुर्ग को बीच से एक दीवार खड़ा किया गया था। दुर्ग 2 भागों में विभाजित था। दुर्ग निचला नगर और ऊपरी नगर, जिसको कि दुर्ग कहा जाता है, ये तो था ही। समांतर कंडीशन ये है, ये ऊपरी नगर है, ये निचला नगर है। शहर निचला नगर मतलब जिसमें आम जनता रहती है, और ये दुर्ग वाला एरिया है। तो ये कंडीशन तो है ही। यहाँ पर ये जो दुर्ग है उसको भी बीच से एक दीवार खड़ी कर दी गई है। दुर्ग को 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, दुर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से कुछ चीजें मिली हैं, जैसे लाल गुलाबी मृद भांड भी यहाँ से मिले हैं। ये मृद भांड क्या होते हैं? मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन, मिट्टी का बर्तन, जो रंगीन गुलाबी हैं और लाल कलर के हैं। ठीक, कैसे? गुलाबी हैं और लाल कलर के हैं। यहीं से साथियों, तो ये पहला, यहीं से भूकंप के भी प्रमाण मिलते हैं। भूकंप के भी प्रमाण मिलते हैं।
यहां से ऊंट की हड्डी भी मिलती है, ऊंट की हड्डी भी मिलती है यहीं से साथियों अलंकृत ईंटें भी मिलते हैं, अलंकृत ईंटें भी मिलते हैं यहीं से। क्या मिल रहे हैं? अलंकृत ईंटें भी मिल रहे हैं। और लास्ट है सात हवन कुंड भी यहां से मिले हुए हैं। ये कहानी है कालीबंगन की, जो कि राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला है, वहां पड़ता है। इतनी ही कहानी कालीबंगन से देखने को मिलती है। इतना अगर आपको पता है तो बहुत कुछ पता है। बाकी अभी जब हम लोग सामाजिक स्थिति को पढ़ेंगे और राजनीतिक स्थिति को पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत चर्चा वहां भी इसकी की जाएगी। ठीक, तो ये रही कालीबंगन की स्थिति। अब हम लोग देखते हैं साथियों पाकिस्तान में ही सिंध प्रांत को। पाकिस्तान में सिंध प्रांत को मैंने बताया था, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, जुडीरोदड़ो, चान्होदड़ो, आमरी, कोट दीजी, ये सब स्थान कहाँ थे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये जो पिछली बालाकोट और ये क्या बताया मैंने? बालाकोट बताया था और सुतका गेंडोर बताया था, सुतका को बताया था। ये सब राज्य कहाँ पड़ते थे? तो ये सब पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान वाले प्रांत में पड़ते थे। और ये 5 स्थान बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिमाग में लास्ट क्लास खत्म होते होते सब दिमाग में सेट हो जाए। तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत की कहानी चल रही है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 5 शहर हम लोगों को पढ़ने थे और जिनमें 5 शहर को पढ़ने थे, जिनमें मुख्य शहरों को मैं यहाँ बताऊंगा, बाकी 1-2 कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक, तो सिंध प्रांत में पहला स्थान है चान्होदड़ो। ठीक, ये पहला स्थान है चान्होदड़ो। इसकी खोज साथियों एन.जी. मजूमदार ने की थी। किसने किया था भाई? एन.जी. मजूमदार ने की थी। मजूमदार समझ लीजिएगा। एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज की थी। यहाँ की सड़कें जो है साथियों, अब इसकी विशेषता चलेगी। यहाँ मैं थोड़ा बिता दूँ इसको ताकि यहाँ लिखने में आसानी हो। ठीक, बाकी ये चीजें आप लोग नोट करते चलिएगा और नहीं तो बहुत जल्दी ही आपको PDF सारा मिल जाएगा। ठीक, चान्होदड़ो की जो सड़कें हैं, चान्होदड़ो की सड़कें 7.5 मीटर चौड़ी है। तो सड़कें कितनी है? 7.5 मीटर चौड़ी है यहाँ की सड़कें। जबकि मैंने पिछली क्लासों में सड़कों के विषय में जब बताया था तो मैंने बताया था कि लगभग 9.15 मीटर राजकीय जो मार्ग था उसकी लंबाई थी और जो गलियों की सड़कें थी उससे कम थी, कम ढेर करके कुछ कहीं 3 मीटर तो कहीं गलियों की 1.80 मीटर सड़कें हुआ करती थी। लेकिन यहाँ की सड़कों की चौड़ाई कितनी है? तो 7.5 मीटर है। यह शहर जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वह इसलिए इसका जो सबसे प्रमुख विशेषता है इस शहर का, वह है इसका औद्योगिक शहर होना। औद्योगिक शहर होना। यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ पे साथियों मणिकारी, मुहर बनाने के कार्य और भार माप के बटखरे बनाए जाते थे। यहाँ मणि का काम होता था, मुहर बनाने का काम होता था और भार माप के बटखरे बनाए जाते थे। कहाँ पे? यहाँ पे चान्होदड़ो में। जबकि सीप उद्योग के लिए कौन जाना जाता था? तो बालाकोट जाना जाता था। सीप उद्योग के लिए क्या जाना जाता है? बालाकोट जाना जाता है। लोथल में भी अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग लोथल में भी बाजार लगता था। वहाँ भी तांबे उम्बे का काम होता था लोथल में। तो बाजार से संबंधित 3 जगह मामले हैं। एक औद्योगिक शहर है ये चान्होदड़ो, बालाकोट में सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर था और लोथल को आगे पढ़ेंगे जो कि तांबे उम्बे का काम होता था। लोथल में भी बाजार बाकायदा लगता था। ठीक, ये इसकी विशेष औद्योगिक शहर इसकी मेन विशेषता है। ठीक, मैके महोदय एक इतिहासकार हैं, अर्नेस्ट मैके, जिनके बारे में बार बार शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इन्हें एक कारखाना भी यहाँ से मिला है। क्या मिला है? कारखाना मिला है। तभी तो औद्योगिक शहर धीरे धीरे बन गया, तभी तो औद्योगिक शहर इसे कहा गया। ठीक, यहाँ की साथियों एक और विशेषता है कि जब
यह सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होने लगी तो जो पतन के अवशेष मिलते हैं वह चान्हू दड़ों से भी मिलते हैं। पतन के अवशेष कहाँ से मिले थे? भगवानपुरा से भी मिले थे, पंजाब वाले साइड से, और पतन के अवशेष यहाँ से भी मिल रहे हैं, चान्हू दड़ों से। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जब समाप्त होने लगी, पतन होने लगा, तो उसका प्रमाण यहाँ से मिलता है। कहाँ से? चान्हू दड़ों से। ठीक, यहाँ से साथियों एक बिल्ली को कुत्ता दौड़ाया हुआ चित्र भी दिखाई देता है। मतलब कुत्ता बिल्ली को खेद रहा है, इसका भी अंकन यहाँ पे मिलता है, चित्र मिलता है यहाँ पे। कहाँ से? चान्हू दड़ों से। यहाँ 4 पहिए की गाड़ी भी मिलती है, एक 4 पहिए की एक गाड़ी भी यहाँ से मिलती है। ठीक, 4 पहिए की गाड़ी भी यहाँ से मिलती है। ठीक, और यहाँ से एक 2 नग्न नारियों की मूर्ति मिली हुई है, अंकन मिलता है, जो हाथ में ध्वज लिए खड़ी हैं और बीच में पीपल का पत्ता दिखाया गया है। ठीक, तो चान्हू दड़ों से इतनी बातें आप लोगों को बस ध्यान देना है, इससे ज्यादा कुछ आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब दूसरा स्थान हम लोग पढ़ेंगे सिंध वाले प्रांत से, जिसका नाम है कोट दीजी। मैंने बताया था आप लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंध वाला प्रांत है पाकिस्तान का, यहाँ से हम लोगों को मोहनजोदड़ो पढ़ना है, चान्हू दड़ो पढ़ना है, कोट दीजी पढ़ना है, आमरी पढ़ना है और जूडवीरो दड़ो। ये 5 स्थान सिंध वाले प्रांत में पढ़ते हैं। इतना अगर आप ध्यान देंगे ना कि कहाँ पढ़ रहे हैं, तो वनडे एग्जामों में तो आपका इतना ही क्वेश्चन बहुत ही एग्जामों में आपका कंप्लीट हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इतना ही बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, कोट दीजी की जो खोज की थी साथियों, वह फजल अहमद ने की थी। फजल अहमद महोदय ने की थी। फजल अहमद महोदय ने किया था कोट दीजी की खोज साथियों। और यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से प्राग और सैंधव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। प्राग सैंधव क्या है? प्राग की वही ताम्र पाषाणिक संस्कृति, प्राग हड़प्पा या प्राग सैंधव 3000 से 2600 ईसा पूर्व वाला समयकाल, और 2600 से 1700 ईसा पूर्व के बीच वाला समयकाल, जिसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है, विकसित सैंधव सभ्यता कहा जाता है, इसका भी प्रमाण मिला है। तो मतलब यह कोट दीजी ऐसा स्थान है जहां से सिंधु सभ्यता जब बसी तो उससे पहले भी सभ्यता थी, या कहिए संस्कृति थी। मतलब ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो थी कोट दीजी में थी पहले से ही, वहीं धीरे धीरे डेवलप होकर विकसित सैंधव में तब्दील हो गई थी। तभी तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और क्लियर करेंगे कि आखिर कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। कुछ विद्वानों ने कहीं से बताया है मेसोपोटामिया से, तो कुछ विद्वानों ने सोथी सभ्यता से बताया है कि भारत से ही यह सभ्यता विकसित हुई। उसको आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, उसको यहाँ पे मत लाइए। यहाँ साथियों हड्डियों के बाद यहाँ और क्या मिले हैं? हड्डी के बाण मिले हैं। यहाँ पेचदार पिन भी मिला है। क्या क्या? पेचदार पिन, हड्डी के बाण, और प्राक सैंधव विकसित सैंधव दोनों, और फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। इतनी ही चीजें आपको यहाँ ध्यान देना है, ध्यान देनी है। और बाकी चीजें तो आप इतना आपको पता है तो समझ लीजिए सब कुछ पता है। ठीक, अब इस बार फिर इसको मिटा दिया जाए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मांडा को। एक मांडा हमारे घर के बगल भी है, एकदम बिल्कुल यही मांडा है। तो लेकिन ये मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। चेनाब नदी के तट पे बसा हुआ यह शहर। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों स्तर मिलते हैं। तीनों स्तर का मतलब क्या है? विकसित सैंधव भी मिलेगा, प्राग सैंधव भी मिलेगा,
और उत्तरकालीन संदो जो है वह भी यहाँ से प्रमाण मिलेगा। मतलब क्या है इसका मतलब 3000 से 2600 ईसा पूर्व के बीच में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी तब भी यहाँ लोग रहते थे मांडा में। विकसित संधो 2600 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में था, तब तो यहाँ लोग रहते ही थे, बकायदा शहर था। और जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने लगा, समाप्त होने लगी 1700 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में, जिसे उत्तरकालीन हड़प्पा कहा जाता है, तब भी यहाँ लोग रहा करते थे, तब भी सभ्यता यहाँ विकसित हुई थी। ठीक, मतलब तीनों सभ्यताएं, तीनों काल यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, तीनों काल। ठीक, यहां से साथियों मांडा से क्या मिले हैं, तो मांडा से विशेष कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। इसकी खोज जेपी जोशी महोदय ने की थी। शायद मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया था कि हड्डियों के बाण मिले थे कोट दीजिए से, वो थोड़ा इसको संशोधन कर लीजिएगा। हड्डियों के बाण यहाँ से मिले थे मांडा से, और पेचदार पीन भी यहीं से मिले थे। ठीक, तो इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा। पेचदार पीन और हड्डियों के बाण। ठीक, ये दो करेक्शन कर लीजिएगा, और शायद पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया था क्या। ठीक, बाकी आपको मांडा कुछ नहीं ध्यान देना है, बस इतनी ही बात ध्यान देनी है। चेनाब नदी के किनारे पे यहाँ पड़ता था, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। इससे ज्यादा यहाँ से आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं गुजरात वाली साइड में। कहाँ? गुजरात वाली साइड में। गुजरात यहां से कुछ स्थानों को पढ़ना है। पहला स्थान लोथल है। पहला स्थान यहाँ का लोथल है। लोथल की खोज साथियों ये भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। यह भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। भोगवा नदी के किनारे यहाँ पड़ता है। भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ के जो घर थे वह कच्ची ईंटों के थे, और नालियां और स्नानगृह पक्की ईंटों के थे। तो नालियां, शौचालय, स्नानगृह पक्की ईंटों के, घर जो है कच्ची ईंटों के थे। वही कहानी कालीबंगन वाली कहानी यहाँ पर भी है, और बालाकोट में शायद चेक करिएगा, बालाकोट में भी शायद यही कहानी थी। तो बालाकोट, कालीबंगन और लोथल, ये तीनों स्थल ऐसे हैं जहाँ के भवन कच्ची ईंटों के बने हैं, लेकिन नालियां, स्नानगृह, शौचालय सब पक्की ईंटों के बने हैं। ठीक, यहाँ की जो सबसे प्रमुख विशेषता है साथियों वह यह है कि सामान्यतः कंडीशन का क्या था पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, एक दुर्ग होता था और एक ये निचला नगर होता था। इसको भी बाउंड्री, इसकी भी बाउंड्री होती थी, इसकी भी बाउंड्री होती थी, इस प्रकार होता था। लेकिन लोथल में ऐसी कंडीशन नहीं। लोथल में क्या है? लोथल में ये दुर्ग है, ये निचला नगर है, और दोनों एक ही बाउंड्री से घिरे हुए हैं। ऐसे ये अलग अलग बाउंड्री है, ये समान कंडीशन है। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में आपको यही देखने को मिलेगा, लेकिन जहां अंतर है उसको मैं बताता चलूंगा। ठीक, तो लोथल में ये वाली कंडीशन है जहां दुर्ग और निचला नगर ये अलग अलग है। अलग अलग तो ये है, लेकिन बाउंड्री जो है दोनों की एक ही बाउंड्री है। ठीक, दोनों की एक ही बाउंड्री है। और यहां से साथियों एक बंदरगाह मिला है। एक क्या मिला है? बंदरगाह। एक बंदरगाह मिला है। एक बंदरगाह मिला है जो 214 गुणित 36 मीटर चौड़ा है। कितना? 214 गुणित 36 मीटर चौड़ा है। और इसका एक द्वार बनाया गया, मतलब जहाज आने जाने के लिए द्वार 12 मीटर का द्वार बनाया गया है, जो भोगवा नदी से जुड़ा हुआ है। उसका द्वार मतलब भोगवा नदी से पानी से जुड़ा हुआ है ताकि जहाज आ जा सके। और इसके मान लीजिए ये हो गया बंदरगाह। यहाँ पे एक इसका द्वार बना दिया गया है जाने के लिए, जहाजों को भोगवा नदी से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पे पीछे साइड में साथियों गोदाम बनाए गए हैं
ताकि अन्न भंडार और तमाम चीजें जो माल लाए उसको उतारा जा सके। बड़ा सिस्टमेटिक तरीका था जिसको मैंने बताया हुआ है हड़प्पा को, जब मैं बता रहा था कि कितना बढ़िया ढंग से ये लोग सिस्टम से सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से बनाते थे। ठीक, यहां से साथियों जली हुई हड्डियां भी मिली हैं। यहां से क्या क्या मिला हुआ है? जली हड्डी मिली है, जली हड्डी मिली है, जली हुई हड्डी मिली है। यहां से बाजार के प्रमाण भी मिलते हैं, बाजार के प्रमाण भी यहां से मिलते हैं। बाजार के प्रमाण वही मैंने बताया कि यहाँ बाजार लगता था और तांबे ओबे का यहाँ काम होता था लोथल में। भाई शहर यहाँ भी अच्छा खासा शहर था। ठीक, यहाँ पे साथियों युग्म समाधियां भी मिलती हैं, जिसको अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। युग्म समाधियां भी मिलती हैं। युग्म समाधियों का मतलब कि दो लोगों को एक ही कब्र में दफना दिया गया है, दो लोगों को एक ही कब्र में यहाँ दफना दिया गया है, ऐसा भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ साथियों चालाक लोमड़ी और कौए की कहानी का एक चित्रांकन भी किया गया है यहाँ पे। इससे ज्यादा आपको यहाँ से कुछ भी नहीं देखना है। ठीक, इतना अगर आप जानते हैं तो सारी चीजें अपने आप में पर्याप्त है। ठीक, एक फैक्ट और है, साहुल को शायद आप लोग जानते होंगे। साहुल को जानते हैं? जब घर बनाया जाता है तो घर सीधा करने के लिए साहुल का प्रयोग किया जाता है, तो साहुल का प्रमाण भी यहां से देखने को मिलता है। ठीक, अब हम लोग अगली साइड चलते हैं गुजरात के। ये लोथल की कहानी थी। अब हम लोग देखेंगे गुजरात का अगला साइड। गुजरात की 2-3 साइटें हैं बड़ी महत्वपूर्ण साइटें, जिनके बारे में और देखेंगे, उसके बाद जाके आज की क्लास का द हो जाएगा। ठीक, एक महत्वपूर्ण साइड है साथियों सुरकोटदा। सुरकोटदा से आपको विशेष कुछ नहीं ध्यान देना है, बस आपको घोड़े की हड्डियां यहां मिली हुई हैं। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियां मिली हुई हैं और कलश समाधान के प्रमाण मिले हुए हैं। कहां से? सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डियां और कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं, जिसको मैं अभी जब सामाजिक सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक स्थिति पढ़ाऊंगा तब मैं इसको बताऊंगा वहां पे डिटेल में। ठीक, एक महत्वपूर्ण साइड है धौलावीर। धौलावीर यह बहुत ही महत्वपूर्ण साइड है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि साथियों जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में शहर बसाए गए थे, सारे शहर 2 भागों में विभाजित थे, एक निचला नगर, एक दुर्ग टीला। ठीक, लेकिन यह नगर इकलौता ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन 3 भाग? तो एक तो दुर्ग हो गया, एक मध्यम नगर हो गया और एक निचला नगर हो गया। 3 भागों में विभाजित है नगर। इस निचले नगर में आम जनता रहती थी, यहाँ व्यापारी रहते थे और यहाँ पुरोहित वर्ग यानी जो शासन करते थे वो लोग रहते थे। पुरोहित लोग यहाँ रहते थे, शासन करने वाले लोग। इसके बीच में साथियों एक स्टेडियम भी था, इसके बीच में एक स्टेडियम भी था। और यहाँ जो आम जनता जहाँ रहती है, यहाँ 16 तालाब बनाए गए थे, जिन तालाबों से पानी यहाँ उपलब्ध कराया जाता था अन्य जगहों पे, और उन तालाबों को कनेक्ट किया गया था। बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बढ़िया की गई थी कि यहाँ मान लीजिए पानी बरसा और यहाँ से पानी को पूरा नालियों के द्वारा या नहरों के द्वारा कनेक्ट किया गया था इन तालाबों से। और तालाबों में जब पानी भर जाता था तो यहाँ से पानी को ट्रांसफर विभिन्न जगहों पे किया जाता था। ये सिंधु एक धौलावीरा की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और ये जो तीनों भाग हैं, इसके तीनों भाग अपनी अपनी बाउंड्री थी इनकी। क्या था? अपनी अपनी बाउंड्री। इस प्रकार बड़ा ही सुनियोजित तरीका, और अपनी अपनी बाउंड्री के साथ साथ इनकी एक कॉमन बाउंड्री भी थी। ये देखिए, अब यहां से सारी चीजें अगर समझ गए आप ना, तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का ये वाला स्ट्रक्चर आप समझ गए तो सब कुछ समझ गए। क्योंकि समान कंडीशन क्या था? दुर्ग टीला जिसकी बाउंड्री थी और निचला नगर था उसकी भी बाउंड्री थी अलग अलग। लोथल को हम लोगों ने देखा कि दुर्ग टीला और निचला नगर एक ही बाउंड्री से। और ये अद्भुत विशेषता आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में।
ये अद्भुत विशेषता कि दुर्ग का अपना अलग बाउंड्री, मध्यमा नगर का अपना अलग बाउंड्री और निचला नगर का अपना अलग बाउंड्री, और तीनों को एक कॉमन बाउंड्री से भी घेर दिया गया है। ये अलग ही विशेषता है साथियों। यहां से साथियों पालिशदार पत्थर के प्रमाण मिले हैं, पालिशदार पत्थर के प्रमाण मिले हैं, मार्बल टाइप का पत्थर, एकदम चिकना पत्थर। अब सोचिए इतना पालिशदार पत्थर मिले हैं यहाँ से, तो इसका मतलब यहाँ के जो भवन रहा करते होंगे बड़े ही खूबसूरत हुआ करते होंगे, बड़े खूबसूरत, क्योंकि पालिशदार पत्थर अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होते हैं। आप मार्बल को यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग इस बात को समझते होंगे, बिल्कुल मार्बल की तरह होते होंगे पालिशदार पत्थर। ठीक, यहां से साथियों सिंधु लिपि के 10 अक्षर भी मिले हैं। एक सूचना पट मिला है, उस पर सिंधु लिपि के 10 अक्षर लिखे गए थे, जिनको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका, तो क्या लिखा था इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक, यहां एक भव्य स्टेडियम मिला है, स्टेडियम जिसको बारे में मैंने बताया कि यहाँ एक भव्य स्टेडियम भी मिला है। स्टेडियम साथियों एक जगह और मिलेगा आपको, जिसको मैं यहाँ नहीं, बस एक ही बात है तो वहाँ ऐसे जान लीजिए। एक कच्छ की खाड़ी में पंचम द्वीप का नाम का एक द्वीप है, आइलैंड है, उसी द्वीप पर एक कूरन गांव है, कूरन नाम का एक गांव है, उसी के पास एक भव्य स्टेडियम, बड़ा सा स्टेडियम मिला हुआ है। तो इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 जगह स्टेडियम आपको देखने को मिलेंगे, एक कूरन गांव के करीब पंचम द्वीप पर, और एक यहाँ धौलावीर में। ठीक, तो धौलावीर में देखिए कितनी महत्वपूर्ण, पहली इसकी सबसे बढ़िया विशेषता तो इसका पूरा नगरों का स्ट्रक्चर ही है, और पालिशदार पत्थर मिल रहे हैं, सिंधु लिपि के अवशेष मिल रहे हैं, और तालाब तो मिल ही रहे हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीजें धौलावीर से आपको पता होनी चाहिए, अपने आप में इतना पर्याप्त है। ठीक, गुजरात की एक साइड है साथियों, गुजरात की एक और साइड यहां रोजदी, यहां से हाथी के प्रमाण मिलते हैं। रोजदी से क्या मिलते हैं? हाथी के प्रमाण मिलते हैं। सुरकोटदा से साथियों, जो सुरकोटदा स्थान है, जिसको अभी मैंने बताया था, सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं, यहां से हाथी के प्रमाण मिलते हैं, यहां से हाथी के प्रमाण मिलते हैं, सुरकोटदा से घोड़े के हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं, और कालीबंगन से ऊंट की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं। तो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। कालीबंगन से ऊंट के हड्डियों के प्रमाण, हिरण के हड्डियों के भी प्रमाण शायद 7 हवन कुंडों के आसपास देखे गए हैं, कुछ किताबों में दिया गया है। रोजदी से हाथी के प्रमाण, सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण, ये 3 चीजें बिल्कुल अलग अलग चीज हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टेडियम धौलावीर में मिल रहा है, और स्टेडियम कूरन गांव के समीप पंचम द्वीप पे मिलेगा। ठीक, बाजार लोथल में भी लगता था, जहां तांबे उबे का काम होता था, लेकिन औद्योगिक शहर चान्होदड़ो को माना जाता है, और बालाकोट में भी सीप उद्योग होता था। ये सारी चीजें कनेक्ट करके चलिएगा, और सारी चीजें दिमाग में फिट करते चलिएगा। ठीक, उसके बाद एक और स्थान है मांडी, एक स्थान है मांडी। इसके बारे में बस आपको, यह यूपी में पड़ता है, गुजरात में नहीं पड़ता, यूपी में पड़ता है। यहां से साथियों मांडी से सोने के कई छल्ले मिले हुए हैं, हजारों छल्ले सोने के यहां से मिले हुए हैं मांडी से। एक ही बात यहां से आपको इतना ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश की ही एक साइड है हुलास से साथियों धान की खेती की स्पष्ट प्रमाण मिले हुए हैं, जबकि धान के भूसी के प्रमाण लोथल और रंगपुर से मिले हुए हैं। यह बात भी ध्यान आप लोग दीजिएगा। बाकी अभी आगे जब आर्थिक व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन बताएंगे तो हम इन सारी चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन इतना यहाँ समझते चलिए कि लोथल से भूसी के प्रमाण और रंगपुर से भी भूसी के प्रमाण, और साथ ही साथ बाजरे की खेती के प्रमाण भी लोथल से मिले हुए हैं। ठीक, एक नेसदी नाम का स्थान है साथियों, जो पशुपालन का केंद्र था। क्या था?
पशुपालन का केंद्र था नेसली। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इतनी ही चीजें यहाँ आपको पढ़नी होती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, इसको मैं मिटा दूं। एक साइड और है, उसको पढ़ लीजिएगा, साथ मैंने नहीं बताया, बनावली। बनावली, बनावली ये हरियाणा में पड़ता है। इस यहां से भी इस संस्कृति के तीनों स्तर मिले हुए हैं, तीनों स्तर मिले हुए हैं। कहां से? बनावली से। बनावली हरियाणा में पड़ता है, यहां संस्कृति के तीनों स्तर मिले हुए हैं। इसकी खोज जो की थी साथियों, बनावली की जो खोज की थी वो आर.एस. बिष्ट महोदय ने की थी। आर.एस. बिष्ट महोदय ने इसकी खोज की थी। और यहाँ साथियों जल निकासी का अभाव है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख विशेषता रहा है। लेकिन यहाँ जो बनावली है, यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की थी बनावली की। यहाँ से साथियों अग्नि कुंड के प्रमाण मिलते हैं, अग्नि वेदिका मिलती है। क्या? अग्नि वेदिका मिलती है, अग्नि वेदिका मिलती है यहाँ से। कहाँ से? बनावली से। यहाँ धावन पात्र मिलता है, धावन पात्र मिलता है, धावन पात्र मिलता है। और यहाँ से साथियों एक खिलौने की गाड़ी शायद मिली है, खिलौने की गाड़ी भी मिली है, खिलौने की गाड़ी मिली है। क्या? धावन पात्र, खिलौने की गाड़ी और अग्नि वेदिका यहाँ से मिली है। नाली का यहाँ अभाव रहा है। संस्कृति के तीनों स्तर मिले हैं, जिस प्रकार मांडा से मिले थे। मांडा जो जम्मू कश्मीर में देखा हम लोगों ने, वहाँ भी इस पूरे संस्कृति के तीनों स्तर मिले हुए थे। यहाँ भी बनावली में भी संस्कृति के तीनों स्तर मिले हुए हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हनुमान जी IAS क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते चलिए। आने वाले समय में मेरे पास जैसे जैसे संसाधन कुछ बढ़ेगा, मैं क्लास को और अच्छे से देना शुरू करूँगा। कुछ चीज़ों का अभाव है, कुछ समस्याएं हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि भाई कैमरे के सामने पहली बार प्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी तैयारी तो ऐसी है कि आगे आने वाले क्लासों में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार यहाँ क्लासें आने वाली हैं, और काफ़ी डिटेल में आने वाली हैं। ठीक, तो लाइक शेयर करते चलिए, रिस्पॉन्स वैसे बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक, तो जय सिया राम, बाय बाय।